जो नए कानून है वो आज से प्रभावी हो गए हैं और उसी के दर्ज आगे से जो प्राथमिकी है इन्हीं नए कानूनों के प्रावधान के तहत दर्ज की जाएगी और उसका जो अनुसंधान है या जो भी उसकी प्रोसीजरल लॉ है, जो पहले सीआरपीसी था उसको अब बीएनएसएस जो शॉर्ट में बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत किया जाएगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह अब 2023 कर दिया गया है। तो इन तीनों कानून में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में पहले आप लोगों को बताया जा चुका है और इसके संबंध में यहाँ से हम लोग ने काफ़ी ट्रेनिंग भी दी, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। तो आज से प्रभावी हो गए हैं। सभी थानों को इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ से निर्देश दिया गया था कि इसके संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो जो भी हमारे 1300 लगभग थाने हैं, उन्होंने आम जनता को जागरूक बनाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इन कानूनों के संबंध में क्या क्या नए प्रावधान आए हैं, उनके क्या हित है और एज जो एक्यूज्ड हैं उनके बारे में, और जहाँ तक विक्टिम है, विक्टिम के भी क्या अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला तरह की एक जागरूकता का अभियान चलाया गया। और उस संबंध में सभी थानों में लोग उपस्थित भी हुए। जो महिला पदाधिकारी थानों में थे, महिला पदाधिकारियों के द्वारा महिला अत्याचार या महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं उनके संबंध में भी उन लोगों को जानकारी दी गई। और इस संबंध में जो हमारी साइट है, बिहार पुलिस की साइट है, या थानों का जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसमें उन्होंने वीडियो और फोटोग्राफ्स भी अपलोड किए हैं। तो प्रथम चरण ये था कि लोगों को भी इस संबंध में जागरूक बनाना और उनको उनके अधिकारों के बारे में और नए कानून के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। तो इस तरह की जो ये बुकलेट आई थी, इसको हम लोगों ने सर्कुलेट किया था, जिसमें जो पूरे कानून तो नहीं, जो मुख्य जो बातें हैं कानून की, क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई हैं, कोई मतलब इसको उस तरह से नहीं कि किस सेक्शन में क्या दिया गया है, वो तो पुलिस का काम है, लेकिन नागरिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, नागरिकों के संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं, उनको एक बुकलेट के फॉर्म में सभी को दिया गया था। और उन्होंने इस तरह से आम नागरिकों को, जो भी लोग उपस्थित हुए, अपनी स्वेच्छा से, अब धीरे धीरे आप लोग के माध्यम से ये चीज़ें आएंगी, चैनल्स में आएंगी, प्रिंट मीडिया में आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगी, और धीरे धीरे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी तो आम जनता को भी इस संबंध में जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। और जैसा कि कानून आज से चालू हुआ है तो कुछ समय ज़रूर अवश्य लग सकता है हमको भी समझने में भी और आम जनता को भी समझने में। तो लेकिन ये प्रक्रिया हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी जो गैप है वो पूरा हो सके, उसी के प्रयास के लिए ये किया गया। एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जो नया कानून आया है जिसमें एफएसएल को, जो फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल एविडेंस की जो बातें हैं, उनको बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि 7 साल या 7 साल से जो अधिक के अपराध हैं जिनमें सज़ा हो सकती है बीएनएस के अंतर्गत या अन्य किसी भी एक्ट के अंतर्गत, नॉट ओनली बीएनएस, यदि किसी एक्ट में ऐसा कोई अपराध होता है जिसमें 7 या 7 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान है, तो वैसे सभी अपराधों में फॉरेंसिक जो टीम है हमारी, उसको घटना स्थल पर जाके उसका निरीक्षण करना है, मुआयना करना है और अग्रता जो साक्ष्य है उसको एकत्रित करना है, संकलित करना है। तो ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो हमारे पास जो भी अभी उपलब्ध संसाधन है उसमें हम लोगों ने प्रत्येक ज़िले में, जो 40 हमारे ज़िले हैं, सब में एक मोबाइल फॉरेंसिक जो टीम है उसको तैनात किया गया है, ताकि इस तरह के अपराध जब भी होंगे तो ये फॉरेंसिक टीम जाएगी वहाँ पर और जो फॉरेंसिक के प्रावधान किया गया है उसका वो कार्य करेगी। इस पर आगे और 5 साल का टाइम दिया गया है, जिसमें हमारा जो तंत्र है, क्योंकि अभी अपराधों की संख्या, इस कैटेगरी के अपराधों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके अनुपात में नहीं है। तो इसलिए सरकार ने भी इसमें प्रावधान किया गया है कि अगले 5 सालों में इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है फॉरेंसिक के संबंध में, उसको कर लिया जाए। तो आगे भी हम लोग इसको, जो हमारी टीम है उनको स्ट्रेंथन करेंगे और सेंट्रल लेवल पर भी जो हमारी फॉरेंसिक की लैब है उसको भी हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे। रीजनल लेवल पर भी हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम्स हैं, तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको और आगे बढ़ाएंगे। किंतु आज की तिथि में जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन थे उससे हम लोगों ने इसको चालू कर दिया है और सभी जगह मोबाइल वैन जो है उनको डिप्यूट कर दिया गया है और उस पर जो फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स हैं सब वो भी वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह है प्रपत्र है, फॉर्म्स हैं और उनको लेकर 10 प्रपत्रों को, 10 फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है सरकार के द्वारा। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो उसके संबंध में भी इसमें जानकारी आपको दी गई है। जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो हमारा प्राथमिकी है
वो पहले 154 CRPC के अंतर्गत होता था, वो 173 BNSS के अंतर्गत होगा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, सेक्शंस के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो 10 प्रमुख प्रपत्र हैं उनको जो नोटिफाई किया गया, जिनको अधिसूचित किया गया है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि 0 FIR से जुड़ा हुआ है, उसका अलग प्रपत्र है। PE का इसमें प्रावधान किया गया है, इस कानून में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान किया गया है, उसका प्रपत्र है। तो उसका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो असंज्ञेय कोटि के अपराध होते थे, उनके लिए नया प्रपत्र निर्धारित किया गया है। फाइनल फॉर्म, जो अनुसंधान के बाद सबमिट किया जाता था, फाइनल फॉर्म, उसका प्रपत्र है। सर्च और सीजर मेमो है। अरेस्ट कोर्ट सरेंडर मेमो है। FSL का जो प्रपत्र है वो अलग से बनाया गया है। उसके बाद जो एग्जिबिट हम सीज करेंगे या कोर्ट को भेजेंगे या जांच के लिए भेजेंगे, उनके लिए अलग प्रपत्र है। और अरेस्ट के संबंध में, अरेस्ट के में भी इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सर्च और सीजर के संबंध में BNSS में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। इसलिए जहाँ पर अधिक परिवर्तन हुए हैं और चीज़ों को एक तरफ से नए सिरे से लागू किया गया, उनके संबंध में हम लोगों ने नए प्रपत्र निर्धारित किए गए थे और उसको सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। इसी की कड़ी में जो धारा 37 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको शॉर्ट में BNSS कहते हैं, उसमें प्रावधान किया गया था कि पुलिस मुख्यालय और प्रत्येक जिला में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। तो नियंत्रण कक्ष तो हमारे पास पहले से है, लेकिन इसका आशय ये था कि इसमें 2 पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सब इंस्पेक्टर और ASI रैंक से होने चाहिए या उससे ऊपर व्यक्ति के पदाधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तार करने वाले जो भी, यदि 24 घंटे में जो भी गिरफ्तारी होती है, उसके संबंध में वो लेखा जोखा रखेंगे और जिला मुख्यालय और थाने के बाहर इसका प्रदर्शन किया जाएगा, एक जगह पट्टिका के रूप में या जो भी किसी भी माध्यम से, कि पिछले 24 घंटे में किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किस उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया। तो उसका भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा चुका है। उसकी भी, तो ये एक नई चीज़ थी जो पहले वाले कानून में नहीं थी। इसके संबंध में भी अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा जारी की जा चुकी है। दान करता है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, DSP, SP, इवन DIG, मुख्यालय के में भी ADG पंक्ति के जो भी पदाधिकारी थे, उन सबको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है। 3-3 दिन का प्रशिक्षण था और 5 बैच में इतने लोगों को प्रशिक्षण दिया है। कुछ लोग हाइब्रिड मोड में किया गया था। हाइब्रिड मोड मतलब कुछ लोगों ने खुद उपस्थित होकर ये प्रशिक्षण प्राप्त किया और कुछ लोगों ने VC के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो जो एक प्रारंभिक प्रशिक्षण था और फिर उसके बाद एक बुकलेट भी जारी की गई थी पाठ्यक्रम के संबंध में, वो भी सभी थानों को सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गई थी। तो इस प्रकार से मुख्यालय के स्तर से जितनी भी जानकारियाँ क्षेत्रीय पदाधिकारियों का या थाना स्तर को दी जा रही थी, वो हम लोग ने कर दी है। और आने वाले समय में धीरे धीरे इस संबंध में और भी जो जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। तो जहाँ तक आज से जो कानून नया लागू हुआ है, इस संबंध हमने जो कार्रवाई की है उसके संबंध में ही आप लोग को जानकारी देनी थी। एक प्रश्न बार बार ये आ रहा है तो कि पहली FIR कौन सी हुई, ये लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो अभी तक जो हम लोग पास जानकारी प्राप्त हुई है, तो उस हिसाब से पहली जो FIR हुई है वो GRP थाने में हुई है। रेल जिला पटना के अंतर्गत जो गया GRP थाना है, उसमें प्राथमिकी संख्या 144/2024 दर्ज की गई है। धारा 313/317(5) के अंतर्गत ये प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 2 अभियुक्तों के विरुद्ध उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चोरी का सामान और पहले लूटा हुआ सामान बरामद किया गया है। इसके ये आप लोग को हम सर्कुलेट कर देंगे, FIR भी सर्कुलेट कर देंगे। ये